नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किन्हीं तकनीकी कारणों से ये वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो जो पहला हिस्सा है जो अभी है वो इसी का एक टुकड़ा है, तो दोनों को मिला करके देखना होगा। तो कहा जा रहा था कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो कोई भी विभेदकारी घटना होती है उसको पूरे भारतीय समाज में विघटन और नफरत के उद्देश्य से उसको फैलाने में देर नहीं लगाते हैं। अब जैसे क्रिकेट की बात थी, क्रिकेट के संबंध में भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा है कि एक तो जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी आकर के जम्मू कश्मीर में चुन करके, यानी मतलब कि परिचय पत्र देख करके वो हत्या कर रहे हैं। परिचय पत्र देखने का मतलब ही था कि वो हमारे देश में वो नफरत फैलाने के लिए, इसीलिए वो ताकि एक समुदाय को मारेंगे और दूसरा कट्टरवादी तत्व है उसी को उठा करके वायरल करेगा, फैलाएगा और नफरत वो फैलाएगा। तो इसीलिए वो परिचय पत्र देकर के उभार रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि जो 1990 में जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो पलायन हुआ था, एक्सोडस हुआ था, वैसी स्थिति पैदा करने की वो साजिश जो है वो कर रहा है पाकिस्तान। चुन करके परिचय पत्र देख करके मारने की, और इधर जो है कट्टरवादी तत्व जो है इस्लाम माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो कट्टरवादी तत्व बैठे हुए हैं, बस इस तरह की घटना को लेकर के वो समाज में नफरत फैलाने के लिए, और यहां तक कि सुनने वाला अच्छा एक तो मैंने ये बात ये समस्या रही। दूसरी समस्या ये है कि ये जो है राष्ट्रवादी जो सरकार अपने को राष्ट्रवादी कहती है, जो पाकिस्तान इस तरह का आतंकवादी भेज रहा है, एक तो हत्याएं भी कर रहा है, हत्याएं भी वो भी चुन के कर रहा है ताकि नफरत फैले। उसके साथ क्रिकेट की अनुमति इस सरकार ने क्यों दिया, सबसे बड़ा सवाल है। ये राष्ट्रवादी सरकार, मोदी सरकार, इसने परमिशन क्यों दिया? और उससे भी बड़ा सवाल है कि हमारे देश के वो उन गद्दारों को पहचानिए जो कि चंद पैसों के लिए उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच को अरेंज करवा रहे हैं, जो कि हमारे देश में आतंकवादी नहीं भेज रहा है। इस तरह के आतंकवादी भेज रहा है जो कि चुन करके चुने हुए और भी टारगेटेड लोगों को मारना ताकि देश में नफरत फैले। उसके साथ जो है क्रिकेट का प्रबंध करवा रहे हैं कुछ इस देश के गद्दार जो है कुछ पैसों के लिए, वो धंधेबाज, वो भी गद्दार हैं इस देश के लिए। तो ये दो गद्दारी है। एक तो गद्दारी है जो है ये मोदी सरकार की, कि उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की मंजूरी दे रहा है, ये गद्दारी देश के साथ, जो पाकिस्तान इस तरह का आतंकवादी भेज रहा है जो कि देख करके टारगेटेड, ताकि उसे इस देश में नफरत फैले और इस तरह का वो हत्या करे। उसके साथ क्रिकेट की अनुमति दे रही है ये गद्दार सरकार मोदी की। और
हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कि चंद पैसों के लिए वो उस धंधेबाजी से बाज नहीं आते हैं कि वो क्रिकेट उस देश के साथ माने वो खिलवा रहे हैं या खेलने का इंतजाम कर रहे हैं। जो देश यहाँ पर ऐसे आतंकवादियों को भेज रहा है जो कि हत्याओं के साथ साथ नफरत भी फैलाने की साजिश कर रहा है। तो समस्या यहाँ है। तो इसके बाद अब देखिए और आगे और हार गए तो अपने जो सुनने में आया है उस टीम में कोई शमी मोहम्मद है। इस तरह की मानसिकता कि हारने का ठिकरा वो किसी हमारे इस्लाम आस्था या शमी के ऊपर, जीत गए तो जो रोहित शर्मा के जिम्मे। इस तरह की भावना, मैंने इस तरह की भावना तो नहीं हो सकती। इस तरह की दुर्भावना जो है सबको तबाह कर रही है, देश को भी, हमारे भारतीय समाज को भी और क्रिकेट को भी और क्रिकेट टीम को भी कि यदि हार हो गई तो फिर उसका ठिकरा जो है हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज का जो शमी मोहम्मद है उसके सिर फोड़ना, और जीत हो गई तो रोहित शर्मा के मत्थे मरना। इस तरह की मानसिकता और प्रैक्टिस क्या हम तो नहीं है, तो यह प्रैक्टिस भी हो सकती है कि मानसिकता। तो और फिर वो हार के लिए जो है पूरे देश में जो है नफरत फैलाना। ये कौन? ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व जो है। और जांच की जाएगी तो निश्चित है इनका कनेक्शन बीजेपी से मिलेगा जरूर। और ऐसी बीजेपी भारतीय जनता दल को कह रही है कि इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, ये कहीं गली कूच में दिखते नहीं है, इनकी कहीं रैली नहीं है। कितने बेशर्म है। इसी देश का पैसा लूट करके संसाधन पर काबिज हो गए और उसी काला धन उसी गलत पैसे के आधार पर इतरा के कह रहे हैं कि मेरी कहीं उपस्थिति नहीं है। अरे भाई, ये संदेश जो वैसे तो भारतीय जनता दल वो बोल ही चुका है कि वो अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, जरूर आएगा, चुनाव लड़ने और वो भी सभी सीटों से तो आएगा वो। लेकिन कितनी बेशर्म और बेहया किस्म की ये भारतीय जनता पार्टी है और उसके लोग हैं और छुटभइये हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता दल कहीं दिखता नहीं है, ये सिर्फ जो है वो यूट्यूब के माध्यम से बोल रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसा कि अभी बताया गया था कि अंग्रेज भी इसी देश को लूटते थे। हमारी जो आवाम थी, आम आवाम और गरीब मजलूम का पैसा लूटते थी। उसी लूट के बल पर इतरा के कहती थी ये भगत सिंह कौन है, कौन है चंद्रशेखर आजाद, वो तो दिखता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई जब वो चिट लिख करके भगत सिंह ने लाहौर के असेंबली में डलवाया कि तुम्हारे जो कान बहरे हो गए हैं उन बहरे कानों को सुनाने के लिए। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती है कि जबकि देश को एक करना चाहिए, इसके तत्व जो है ऐसी बातों को उठा करके तमाम नफरत फैला रहे हैं। और कहीं साथ वो नफरत, और वो पढ़े लिखे लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से चयनित सेलेक्टेड जो रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस तरह की गंदगी, इस तरह की घिनौनी, इस तरह की खतरनाक नफरत वो डाली जा रही है। तो इस सबकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी भी जड़ में है कि जो देश के खतरनाक दुश्मन हैं
जैसे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांगा चौकड़ी, काकस, वामदल इत्यादि, उनको खतरनाक नहीं मानती है। अभी भारतीय जनता दल जो का अभी विस्तार भी नहीं हुआ, विस्तार होने को है, उसको खतरनाक मानती है। इसकी मानसिकता जरा देखिए। जो भारतीय जनता दल का सिर्फ एकमात्र प्रयास है कि भाई इस देश के लोगों को एक होना चाहिए, वही प्रयास इस प्रयास को वो खतरा देखती है। तो जो भी दल भारतीय एकता के प्रयास को खतरे के रूप में देखे, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, ये राष्ट्रवादी दिखते हैं, जिनको भारतीय एकता से डर है, वो राष्ट्रवादी होगा कभी? तो ये बहुत छली किस्म के राष्ट्रवादी हैं, कपटी किस्म के राष्ट्रवादी हैं, और धोखा देने वाले राष्ट्रवादी हैं, और कुटिल किस्म के राष्ट्रवादी हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। देखिए, भारतीय जनता तो लोगों को जगा रहा है, देश को जगा रहा है। मैं समझता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे ऊपर यह समस्या है कि देश में जो बिखराव है, जो वैमनस्य है, जो भेद विभेद है, उसको समाप्त किया जाए। यदि वो समाप्त हो जाएगा, सब लोग सुकून से एक साथ रहेंगे, सारी समस्याओं का अंत भी हो जाएगा, और सब लोग जो है यानी जिस चीज के लिए ख्वाहिशमंद हैं, जो चाहते हैं, जो खिदमत चाहते हैं, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये बिखराव, ये आपसी वैमनस्य, आपसी भेद विभेद भारत के अंदर और हम भारतीय भाई बहनों के बीच में कुछ है, और कुछ ये आग जो लगा रहे हैं। और उसी संबंध में ये भारतीय जनता दल अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि जब भी इस तरह से क्रिकेट वगैरह की बात आती है, और आपके गली मोहल्ला में कोई पाकिस्तान की जीत पर जो है कुछ सिरफिरे किस्म के वो पटाखा फोड़ते हैं, वो जश्न मनाते हैं, उन पर नजर रखिए, उनको रोकिए। इसलिए नफरत को रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है। कहते हैं कि आप मानते भी हैं, और ये बात आपके दिमाग में भी है। कोई मैंने असाधारण बात नहीं, बहुत सामान्य सी बात है कि आप भी मानते हो कि ये हमारा बहुत बेहतरीन मुल्क है, और इससे बेहतर कोई और देश मिलेगा नहीं। तो यदि इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, तो इस पर बहुत कड़ी नजर रखना होगा। आपको रोकना होगा कि आपके गली मोहल्लों में यदि पाकिस्तान की जीत पर कोई पटाखा फोड़ता है, जश्न मनाता है, खुशी मनाता है, उस पर नजर भी रखिए, उसको रोकिए भी, और ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने की कोशिश करिए। ये इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की भी वो जिम्मेदारी बनती है कि जो वो नफरत फैलाते हैं, ये तत्व जो है, उनको काबू में रखें, उनकी प्रवृत्तियों को कुचलें। वो ये मानसिकता, देखिए, इसके विषय में भारतीय जनता दल कई बार बताया हुआ है। हालांकि मैंने जब वो यूट्यूब पर किसी वक्ता को मैंने देखा बोलते हुए, तो वो तुरंत हमको अपने उस प्रयास का की याददाश्त आ गई कि जो हम बराबर बोलते हैं कि भाई कि हमारे हिंदू सनातन, देखिए वो क्या बोलते थे, हम क्या बोला करते थे हम या भारतीय जनता दल, कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में उसी समाज के कट्टरवादी तत्व जो है इस तरह की मानसिकता फैलाए हुए हैं, कुछ उग्र रूप में, और कुछ उनके मन में बैठा हुआ है कि देश की सारी समस्याओं के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही जिम्मेदार हैं। इस तरह की बातें, इसलिए छोटी सी भी घटना होती है
तो कट्टरवादी तत्व तो जो है वो सीधे सार्वजनिक रूप से गंदे गंदे शब्दों में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे समाज को जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। और गंदे गंदे, अब तो मैं सोशल मीडिया का जमाना है, गंदे पोस्टों के साथ जो है उसको वायरल करवाते हैं, प्रसारित करवाते हैं। और जो उदारवादी किस्म के हैं उनके मन में भी बिठाए हुए हैं कि नहीं भाई इन सारी समस्याओं के लिए जो है हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का ही समाज जिम्मेदार है। और ठीक इसके विपरीत जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये बिठाया गया है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो बीजेपी वाले हैं और आरएसएस वाले हैं। ये दोनों सोच बहुत ही गलत है। ये इसके विषय में एक विस्तृत विश्लेषण करके भारतीय जनता दल ने उसका एक सारांश बताया था कि ये दोनों तत्व जो है, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कुछ इस कट्टरवादी सोच के हैं या कहीं कहीं से इस तरह के आतंकवादियों को जो समर्थन देते हैं या उपद्रवियों को या हिंसक तत्वों को या कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को समर्थन देते हैं, वो निश्चित तौर पर इन्हीं 3-4 राजनीतिक दलों के एजेंट आपको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के मिलेंगे, समाजवादियों के मिलेंगे, आरजेडी के मिलेंगे, टीएमसी के मिलेंगे। इन्हीं के सबसे ज्यादा मिलते हैं। और छिटपुट जो है, छिटपुट तो मान लीजिए आपके यानी वो वाम दलों के भी मिल सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी मिल सकते हैं, जेडीयू के भी मिल सकते हैं। लेकिन अधिकांश जितने भी ये कट्टरवादी माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जितने भी कट्टरवादी और हिंसक और उपद्रवी तत्व जो है आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, और फिर समाजवादी पार्टी के, और फिर टीएमसी के, आरजेडी की और आम आदमी पार्टी की, इसमें भी काफी जो है कट्टरवादी और उपद्रवी तत्व। अब आपने देखा होगा सीए के मामले पे वो दो थे ना, वो अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन, वो केजरीवाल के आदमी थे। तो जरूरत इस बात की है कि जब भी कोई कट्टरवादी तत्व मिलता है उसको तो सजा दीजिए ही, लेकिन जब तक उसके आका को सजा आप नहीं देंगे और उसको पंग नहीं करेंगे और उसको ध्वस्त नहीं करेंगे तो वो अपराध वो जाएगा नहीं। यही गद्दारी बीजेपी के लोग करते, बीजेपी वाले करते हैं। सीए के मामले में ये जो है सिर्फ ताहिर हुसैन अमानतुल्ला को तो लटका दिया, सजा दे दिया और टीवी वालों को थमा दिया, वो अपना दिखा रहे हैं। लेकिन उनके जो आका हैं, जो उनको प्रश्रय दे रहे थे, जो उनको उत्साह दे रहे थे, जो उनको ताकत दे रहे थे, जिनके संरक्षण में उसने किया था, केजरीवाल को बचाया मोदी जी ने, और राहुल गांधी को बचाया, सोनिया गांधी को बचाया और प्रियंका गांधी को बचाया। यही गद्दारी है बीजेपी की अब अपने देश के खिलाफ। और प्रदेश स्तर पर वही हमने प्रदेशवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं हमारे योगी जी। मुख्तार अंसारी को बचाएंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो आका है अखिलेश यादव या मुलायम सिंह उसको बचाएंगे, यही तो है। और यही नहीं, उनके नाक के नीचे रघुवीर प्रताप सिंह इतना खूंखार, इतना दुर्दांत वो अपराधी है, वो इनको दिखा नहीं। तो अपराध जैसे संगीन मामलों में भी कोई जातिवाद देखे तो उससे गिरा हुआ आदमी और उससे खतरनाक आदमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो 1 साल से दिल्ली के रास्ते को बंद किए हुए थे देश के उपद्रवी और देशद्रोही तत्वों के द्वारा, शायद अब खाली हो रहा है।
बीजेपी के जो जितने समर्थक यूट्यूब वाले हैं वो तारीफ कर रहे हैं। अब सवाल है कि किस बात की तारीफ कर रहे हैं भाई? इसकी कार्यता की तारीफ कर रहे हैं। यूट्यूब वाले इस तरह के लोगों को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, इस मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया कि हमारी जो उपद्रवी तत्वों से, आपराधिक तत्वों से हमारे वो रक्षा करिए। जब ये केजरीवाल अपने विधायक राघव चड्ढा के द्वारा जो कि झूठा प्रचार करके हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को, यानी कोरोना की अवधि में पिछले साल दिल्ली से जबरन निकाल रहा था, झूठ बोल करके ये बोला कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपनी अपनी बसें आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लगा दिया है और आप लोग जाइए और वो बसें आपके घर तक वो पहुंचा देंगी। इस तरह का झूठ वो व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा और जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारियों के द्वारा जो है वो लाउड स्पीकरों के द्वारा चिल्ला करके ये घोषणा करवाया ये गद्दार केजरीवाल। और कहीं तो इसने जो मकान मालिकों से कह करके उनके बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवा दिए, उनको मजबूर किया। और इसके पीछे एक ही चीज था कि कोरोना की अवधि में जो हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों का रोजगार बंद हो गया था और उनके भोजन के भी लाले पड़ गए थे, उनका अपना कैसे जीवित रहें इसकी समस्या आ गई थी। तो केंद्र सरकार ने जो है केजरीवाल सरकार को या केजरीवाल को 3000 करोड़ रुपया दिया था। उसी 3000 करोड़ रुपये को हड़पने के लिए इस तरह का कहर वो बरपा रहा था हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों के ऊपर। और इसीलिए जो है वो जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उनको ये दिल्ली के बाहर जो है निकलवा रहा था महज 3000 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए। और कितना अमानवीय ढंग से, और किस वक्त? कोरोना के अवधि में, जिस समय की मानवीय और सरकार के तौर पर भी सहायता करनी चाहिए थी, उस समय ये इसका जो है कितना घिनौना और अमानवीय और शैतानी भरा इसकी हरकत रही, वो भी भारत विरोधी, देश विरोधी, ये गद्दार केजरीवाल की। तो और वो उसी में हमारे मजदूर और गरीब भारतीय भाई बहन, और उसने किया क्या कि इस तरह से वो यानी पूरे दिल्ली में भ्रम फैलवाया। सारे मजदूर भारतीय भाई बहन इकट्ठा हो गए आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर, और उसमें कोरोना का संक्रमण चल रहा था। मान लीजिए कि वो संक्रमण प्रभावित कर दिया होता हमारे भारतीय भाई बहनों को, तो कितने की जान जाती और कितना विभत्स वो दृश्य होता। तो किस स्तर का ये घिनौना और देशद्रोही, देश का गद्दार है ये केजरीवाल, जो कि कोरोना अवधि में जबकि संक्रमण जो है अपने चरम सीमा पर था, उसमें जो है राघव चड्ढा के झूठे व्हाट्सएप और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जो है लाउड स्पीकरों से चिल्ला करके कहलवाया कि ये झूठी बात कि आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार और सरकारों की बसें लगी हुई हैं, वो वहाँ पर जाइए, बैठ करके आप अपने घरों में जाइए। और उसने अपने डीटीसी बस से तमाम मजदूरों को लाकर यहीं पर पटक दिया, आनंद विहार और गाजीपुर, और वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वो हमारे मजदूर गरीब भारतीय भाई बहन पैदल ही
जो है पैदल ही जाने लगे हजारों हजारों किलोमीटर तक। उसमें हमारी बच्चियां थीं, बहुएं थीं, कुछ गर्भवती थीं। वो चलते चलते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इतना बेशर्म है ये केजरीवाल। लेकिन सिर्फ केजरीवाल की बात करें तो बात वहीं तक नहीं बनेगी। उनको पालने वाले ये मोदी जी भी उतने ही बेशर्मा है जो कि उसको पाल रहे थे। तो बीजेपी के जितने भी माने चाटुकार किस्म के यूट्यूब वाले हैं उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे भाई, पूरा जो है किसान आंदोलन वो मोदी जी की कायरता, वो कायरता का एक इतिहास है। कायरता का जो उन्होंने शर्मसार किया है इस देश को, उसका इतिहास है। लोगों ने वोट दिया मोदी जी को राष्ट्रवाद पर, और जब ये देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन का मुखौटा पहन करके सारी सड़कों को इन सबों ने बंद कर दिया, हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों का आना जाना बंद हो गया, उनके रोजगार बंद हो गए, उनको अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। इतने बड़े गद्दार हैं ये मोदी जी, और इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेके, इन आतंकवादियों के आगे घुटने टेके, दिल्ली पुलिस को पिटवा दिया। हमारी सेना थी जबकि उसी लाल किले में, वो यदि उसको आदेश होता तो सेना जो है 1 मिनट में उन आतंकवादियों को भूनकर रख देती। ये कायरता ने देश को शर्मसार किया है मोदी जी। और किस काम के आप 56 इंच के किसने अब कहलवाते हैं। और इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकवादियों ने जो है वो 2-3 घंटे लगे थे वो चढ़ने में। हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, उसके ऊपर चढ़ गए, और फिर हमारे राष्ट्रीय गौरव के ऊपर जो दूसरा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा झंडा है उसको हटा करके इन सब ने आतंकवादी झंडा लगाया। मोदी जी की ये कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। और इतना बड़ा उपद्रव करने के बाद और इसमें इन समों की साठगांठ थी, इस जीएनपीसी वालों की और वाम दलों की और भी जो पार्टियों की, और उसमें खालिस्तानी तक आ गए थे। और वो खालिस्तानी जो कि भारत के बाहर यूरोप में बैठे थे, कनाडा में बैठे थे, अमेरिका में बैठे थे, वहां से फंडिंग भी आ रही थी। और तमाम उन आतंकवादी तत्वों के ठाट बाट भी लोगों ने देखा था। तब तमाम मसाज चल रहा है, तमाम वो चल रहा है। इस पर भी इस निकम्मा और कायर मोदी की आंख नहीं खुली। देश ने भुगता है। मोदी जी इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपका एक्सप्रेस वे, फलाने वे, ढकाने वे जो है वो काम में नहीं आएगा। इस देश के लोगों को पहले सुरक्षा चाहिए, जो कि आप हमेशा जो है इन देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने अब अपने बराबर जो है वो घुटने टेका है। सीए के मामले में भी वो घुटने टेका है। और जो है किसान आंदोलन की जो कृषि कानून को लेकर के जो किसान आंदोलन के बहाने जो उपद्रव हुआ है उसमें भी आपने घुटने टेका है और कायरता दिखाई है। तो ये कायरता और घुटने टेकना इस देश को महंगा पड़ा है। और वो महंगा इस कदर और इस सीमा तक पड़ा है कि आपने देश को शर्मसार किया है। बताइए, और वो भी 26 जनवरी के दिन।
जो आतंकवादी जो है वो ट्रैक्टर से हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को कुचलने का प्रयास कर रहा था, और आपने आदेश दिया होता कि भाई वो भले कुचल दे, लेकिन उसके प्रतिकार में कुछ करो मत। इतना बड़ा कायर प्रधानमंत्री जो है, मैं समझता हूँ कि पूरे आजाद भारत में वो किसी ने देखा नहीं होगा। भारतीय जनता दल इसकी कायरता की असलियत जनता को बता रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है और हम कहीं दिखते नहीं है। कितने बेशर्म हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इसी देश का पैसा लूट करके, डकैती डाल करके, संसाधन पर काबिज हो करके और हमारे जैसे दलों को आंख दिखा रहे हैं कि हम कहीं दिखते नहीं हैं। शायद वो इसीलिए बार बार वो याद दिलाया जा रहा है कि इसी प्रकार का घमंड जो है वो अंग्रेजी सरकार का भी था, और उसका घमंड टूटा, और आज वो इंग्लैंड जो है कहीं का नहीं है। तो वही हाल जो है वो होने वाला है, और इनका घमंड वो टूटने वाला है। तो और अपनी कायरता को नहीं देख रहे हैं, और वो कायरता मोदी जी की जिसने इस देश को शर्मसार किया। और इतनी बेशर्मी है ये मोदी महोदय की कि इतना सब कुछ होने के बाद देश को उन्होंने किस तरह से शर्मसार किया। लाल किले पर आतंकवादियों को चढ़ने का मौका दिया, और उन आतंकवादियों को हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर अपना आतंकवादी झंडा लगाने का मौका दिया ये मोदी जी ने। और इसके बाद सारे आतंकवादियों को और सभी जो है देश विरोधी ताकतों को, जो कि जेएनपीसी और वामदल इत्यादि के रूप में हैं, उनको खुले संसद में कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। ये उनकी कायरता की, निकम्मापनी की और देशद्रोह की पराकाष्ठा है। तो इसलिए भारतीय जनता दल जो अपने भारतीय भाई बहनों के सामने जो यानी गलत सलत झूठ और तमाम जो दिमाग में भरा हुआ है उसके खिलाफ हकीकत को सामने ला रहा है। अब कम से कम आज़ादी के नाम पर, जो कि 15 अगस्त 1947 के नाम पर जो तबाही की गई, वो आज़ादी तो थी ही नहीं, वो सत्ता हथियाने की साजिश का एक जो है वो दुष्परिणाम है। उसको इन जेएनपीसी वालों ने आज़ादी का नाम दिया। उसी आज़ादी को ये मोदी जी भी मनाते हैं, मनाकर के दूसरा पाखंड भी करते हैं कि ये विभाजन विभीषिका में फिर जो है वो वोट कमाने का काम करते हैं। लेकिन देश को बांटने का जिम्मेदार कौन है? फिर इसको ढकने की जो है फिर वही साजिश। ये देश धीरे धीरे जान रहा है कि ये देश को बांटने वाले सिर्फ दो ही हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इनको बचाएंगे और विभाजन विभीषिका का नाम लेकर के वोट बटोरेंगे। यही तो गद्दारी है देश के खिलाफ बीजेपी वालों की और मोदी जी की। धारा 370 और 35 से हटाना जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं है। धारा 370 और 35 से जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का सबसे बड़ा नमूना है। तो धारा 370 और 35 से हटाने से ज्यादा जरूरी था देश को बताना इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और अमित शाह वगैरह जो है धारा 370 तो हटाए, 35A तो हटाए, लेकिन नेहरू की गद्दारियों को ये निकल गए, नेहरू की गद्दारियों को छुपा गए। यही सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी सरकार की, मोदी जी की
अमित शाह की और बीजेपी वालों की। कैसे कैसे जो है जो 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 जम्मू कश्मीर हमारा 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 ही था, हमारा अभिन्न अंग हो चुका था, जिसका विलय हो गया था, क्या क्या साजिशें कर रहा था। ये हमारा घोर गद्दार, माने ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार ये नेहरू। और उसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि नेहरू को बस इसी रूप में जानिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों, कि वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। इसी रूप में हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन उसको समझें। जो बताया जा रहा है कि हर एक शब्द पर गौर करें कि जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। तो भारत को जितना भी डैमेज वो कर सकता था, भारत के खिलाफ कितनी गद्दारियां कर सकता था, पूरी ताकत से उसने गद्दारी की हर मामले में। और जम्मू कश्मीर के विषय में तो विशेष रूप से वो जम्मू कश्मीर का मामला हमारे सरदार पटेल से के हाथों से छीन करके, जबकि जब जम्मू कश्मीर का मामला बताइए, सरदार पटेल ने 565 यानी 564 मान लीजिए 564 रियासतों का विलय करवा दिया भारत में। 565वां था ये जम्मू कश्मीर। और उस समय जिसमें वो पाकिस्तान की सेना आई थी कबीलियों के भेष में, तो वहाँ का जो राजा था हरि सिंह ने भेजा था अपने दूत के माध्यम से सरदार पटेल ने स्पष्ट बोला था कि भाई भारत की सेना आपकी रक्षा के लिए तभी जा सकती है जबकि वो भारत का हिस्सा बने, अंग बने। तब वो जाकर के जो विलय संधि है, विलय संधि पर हस्ताक्षर वो लाया, उनका सहायक, उनका असिस्टेंट। और तो विलय संधि में पर हस्ताक्षर माने कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है वो भारत का अंग हो गया। तो जो जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया, अब उस कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को सौंपने के लिए, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान को मिल जाता तो उसमें से कुछ हिस्सा जो अमेरिका भी ले लेता, कुछ हिस्सा इंग्लैंड भी ले लेता, कुछ रूस भी ले लेता, कुछ चाइना भी ले लेता। इसीलिए तो फिर से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस गद्दार नेहरू को जाने, इस रूप में समझें कि वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। और उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बगैर इस रूप में बेनकाब किए हुए इस देश का कल्याण नहीं है। और बीजेपी जनसंघ का ये इतिहास रहा है कि जेएनपीसी के जितने भी गद्दार हैं उनकी रक्षा करने का, उनको बचाने का इतिहास रहा है। जरा देखिए, जो बीजेपी का पहले का संगठन कौन था? जनसंघ। तो बीजेपी के पहले का संगठन का नाम था जनसंघ। जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई थी। उसके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेल में उनको मरवा दिया। ये मोदी महोदय के केंद्र में आए हुए 7.25 साल हो गए। आज तक इनको नैतिक बल नहीं हुआ कि अपने ही पार्टी के संस्थापक की जो हत्या की गई थी उसकी जांच तो करवाएं। किसी बीजेपी के मुंह से ये एक शब्द नहीं निकल रहा है कि उन्हीं के संस्थापक की जो साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के जेल में जो शेख अब्दुल्ला के जरिए जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने मरवाया था उसकी जांच की मांग तो करें। सिर्फ इसलिए कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब नहीं होने देना चाहते। यही तो देश को जानना है
कि जितने भी जीएनपीसी के गद्दार और देश के दुश्मन हैं उनको बचाने वाली यही मैंने जनसंघ वाले और बीजेपी वाले। और यही नहीं, उनके जो बीजेपी के मैंने उसी जनसंघ के कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और वाकई में बहुत महान नेता थे। और उनका ही कहना था कि भाई यदि समाज की प्रगति को नापना है तो जो सामाजिक सोपान का, सामाजिक सीढ़ी का जो अंतिम पायदान है पर बैठा हुआ आदमी है, उसी को बोलते थे अंत्योदय। वो जो अंत पे बैठा उसका उदय होगा, तब वहीं से हम जो समाज की प्रगति को जान सकते हैं और नाप सकते हैं। तो अंत्योदय की अवधारणा जो है, इतने राष्ट्रवादी और देशभक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच की उपज है वो। और उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मरवा करके मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में उनके शव को बड़े अपमान के साथ वो फेंकवाया था। उसमें मैंने नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी महोदय की घिघी बंद हो गई। अपने इतने कद्दावर नेता के साजिशन उनकी हत्या करवाना और उनके शव को इतने अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाना, इसे अटल बिहारी वाजपेयी की घिघी बंद हो गई। सिर्फ इसलिए वो गद्दार इंदिरा गांधी बेनकाब न हो। और फिर आगे मौके पर उसी गद्दार इंदिरा गांधी को ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय उसको दुर्गा बोलते हैं। और भी तमाम मैंने पूरा जनसंघ वालों का, बीजेपी वालों का इतिहास रहा है। और आगे भी ये वो बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है ये मैंने आरएसएस वालों ने राजीव गांधी को जितवाने में सहयोग किया था, नाना देशमुख वगैरह जो है। तो जो देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को, देश के अभिशापों को जो बचाए, वह देश का गद्दार भी है, देश का दुश्मन भी है, अभिशाप भी है। यही चीज जो है अपने आदरणीय, और वही काम कर रही है बीजेपी। ये कुछ भी राष्ट्रवाद का मुखौटा, ये झूठा है। ये देश को, बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुखौटा बिल्कुल झूठा है। यही चीज भारतीय जनता दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को बताएगी कि चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये सब बातें झूठी। यह देश के दुश्मनों को बचाने वाले बहुत ही खतरनाक जो है वो मैंने राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत ही ये खतरनाक एंटिटी है, खतरनाक जो है वो संगठन है। और इसका इस देश में रहना ही देश के लिए खतरा है और देश महफूज नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।